हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सीटेट जुलाई 2020 में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इन 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको साथ के साथ व्याख्या से बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी पहला ऑप्शन है आपके सामने ह, नेक्स्ट है आपका छ, ओ और लास्ट ऑप्शन है आपका डी ए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, यानी कंठ तालु स्थान होता है, वह वर्ण आपको बताना है। तो आपके जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके अंतर्गत आपके दो वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु या कंठ तालव्य होता है, जिसमें आपका ए, छोटे ए और बड़ी ए आपका होता है, यानी ए और ए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी इसमें आपका डी ऑप्शन यानी ए, यह ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले आपके जो हिंदी वर्णमाला में दो अक्षर होते हैं, दो वर्ण होते हैं, वह आपके ए और ए होते हैं, यानी ए और ए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये दो आपके ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु या कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए, यानी इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपका संयुक्त वर्ण है। तो पहला ऑप्शन है आपका ग, दूसरा ऑप्शन है आपका ज, तीसरा ऑप्शन है आपका छ और फोर्थ ऑप्शन है आपका ट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपको संयुक्त वर्ण बताना है। तो जो आपका ऑप्शन डी सी जो ऑप्शन है आपका, देखिए क्षत्रिय वाला जो छ होता है यह आपका संयुक्त वर्ण है, क्योंकि यह आपका क धन आपका जो षटकोण वाला स होता है उससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इस बात को कि इसमें जो आपका संयुक्त वर्ण है वह आपका क्षत्रिय वाला है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। और पहला ऑप्शन है आपका स्वर ध्वनियां, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यंजन ध्वनियां, तीसरा ऑप्शन है आपके वर्ण और फोर्थ ऑप्शन है आपका अक्षर। तो आपसे पूछा गया है कि हिंदी में वे कौन सी ध्वनियां होती हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो आपके स्वर होते हैं इनको किसी की सहायता बोलने के लिए नहीं होती, यानी जो स्वर होते हैं आपके इनका आपका जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र होता है। दूसरे तरफ जब आप व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन को उच्चारण करने में आपके स्वरों की आवश्यकता या स्वरों की सहायता होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं वह आपकी स्वर ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो वन वाला जो व होता है उसका उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका दंत, दूसरा ऑप्शन है आपका ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन है आपका दंतोष्ठ और फोर्थ ऑप्शन है आपका कंठोष्ठ। तो जो आपका यह आपका जो होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका दंतोष्ठ होता है। इसके अंतर्गत आपके जो दंतोष्ठ होते हैं, इसके द्वारा आपके जो दो वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के, एक होता है आपका व और दूसरा होता है आपका फ, जिसके अंतर्गत आपका ये वाला चिन्ह लगा रहता है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, दंतोष्ठ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो एक आपके विद्वान हुए हिंदी के, उन्होंने बताया कि जो छ का क्रम होता है वह डैश वर्ण के बाद आता है। तो इसमें आपको बताना है कि वह डैश वर्ण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका क, दूसरा ऑप्शन है छ छाता वाला, नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपका त्र और लास्ट ऑप्शन है आपका ज्ञ। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो छ का क्रम है वह किस वर्ण के बाद आता है। तो आपके एक हिंदी के विद्वान हुए डॉक्टर हरदेव बाहरी, जो कि आपके ये थे कि राजपाल हिंदी शब्दकोश, यानी जो डॉक्टर हरदेव जो भारी के राजपाल जो हिंदी शब्दकोश है, इनके अनुसार जो आपका छ वर्ण क्षत्रिय वाला जो वर्ण छ आता है वह आपका क के पश्चात आता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी क के बाद आपका छ वर्ण क्षत्रिय वाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, कौन सा घोष वर्ण है? यानी ऑप्शन दे रखे हैं आपका, ऑप्शन पहला है ख, दूसरा ऑप्शन है आपका च, तीसरा ऑप्शन है म और लास्ट ऑप्शन है आपका ठ। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो आपका घोष वर्ण है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका जो घोष वर्ण होते हैं, यानी इनमें जिनको बोलने में यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे वर्ण जो आपके, यानी जिन वर्णों को बोलने में आपकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें कंपन होता है, वे आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। और आपका प्रत्येक वर्ग का, यानी आपके 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग का प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग का प्रत्येक आपका, जिसमें तीसरा, चौथा तथा पांचवा इसके अंतर्गत आता है। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपके घोष जो वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हुआ, उसके अंतर्गत सिर्फ आपका एक ऑप्शन सी है जो कि आपका इनके अंतर्गत आता है। यानी आपका म एक ऐसा घोष वर्ण है, यानी इसमें सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसके साथ साथ आपने सघोष देखा और दूसरी तरफ होता है आपका अघोष। तो इनके जैसे कि जो घोष शब्द होते हैं या जो घोष वर्ण होते हैं उनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जबकि आपके जो अघोष होते हैं इनके उच्चारण करने में कोई स्वर आपका कंपन नहीं होता है। और जो आपके अघोष जो होते हैं वह आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह आपका अघोष होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वह आपके 4 होते हैं, यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वह आपकी 4 होती है। पहला आपका होता है छ, दूसरा होता है आपका त्र, तीसरा होता है आपका ज्ञानी, तो इसमें आपका सिर्फ एक बचता है, वह होता है आपका स्र। जो कि इस ऑप्शन में जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन वो नहीं है। तो आपका इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो उसके अंतर्गत आपका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फ आपका इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी गिनती जो होती है वह स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। तो इसमें आपका जो फ होगा इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि जो ट वर्ग यानी आपके 5 वर्ग होते हैं, 5 और जो उसमें होता है आपका तीसरा ट वर्ग होता है। अब आपको इनमें से देखकर बताना है कि ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ठ, दूसरा ऑप्शन है आपका ण, तीसरा ऑप्शन है आपका ण और फोर्थ ऑप्शन है आपका ध। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा आपका ट वर्ग का सदस्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए जो ट वर्ग के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, सॉरी जो वर्ण आते हैं, वह पहला वह होता है आपका ट, दूसरा होता है आपका ठ, तीसरा होता है ड और ये आपका नेक्स्ट होता है ढ और इसके बाद होता है आपका ण। तो आपके इसमें 3 आपके दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें ये भी आपके होते हैं। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वह ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर जो होगा आपका वह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी ट वर्ग का जो सदस्य नहीं है वह ऑप्शन नंबर डी इसका ध सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विसर्ग है, यानी जो विसर्ग है वह क्या है। पहला संयुक्त व्यंजन होता है, दूसरा महाप्राण होता है, नेक्स्ट है आपका अयोगवाह होता है और नेक्स्ट है आपका अल्प प्राण होता है। तो जो आपके विसर्ग होते हैं वह विसर्ग आपके होते हैं अयोगवाह, यानी अयोगवाह जो होते हैं वह आपके विसर्ग होते हैं। यानी विसर्ग में आपका एक तो आपने विसर्ग या साइन यह जो इस प्रकार का होता है और नेक्स्ट आपका जिसे हम विसर्ग बोलते हैं और एक और होता है आपका अनुस्वार, यानी जो आपके अयोगवाह होते हैं वो आपका पहला होता है विसर्ग और दूसरा होता है आपका अनुस्वार। तो ये न तो आपके स्वर होते हैं और न ही आपके ये व्यंजन होते हैं। तो ये आपके अयोगवाह होते हैं जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ है पहला राम के वियोग में, दूसरा है आपका विश्राम या आराम, नेक्स्ट है आपका सी बिछुड़ना और डी ऑप्शन है आपका व्यंजन। तो जो विराम होता है जब हम किसी वाक्य के पूरा होने के बाद लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। तो आपका जो विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका विश्राम या आराम, इसे आप ठहराव भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, विश्राम या आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, यानी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो आपका पार्श्विक व्यंजन है। पहला ऑप्शन है आपका य, दूसरा ऑप्शन है आपका संयम वाला श, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ल और डी ऑप्शन है आपका झ। तो इसके अंतर्गत जो आपके पार्श्विक जो व्यंजन होते हैं
जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं जिसके उच्चारण में आपका हवा और जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, जिसमें हवा जो होती है आपकी जो आपकी जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से ऊपर निकल जाती है, वे आपके पार्श्विक व्यंजन होते हैं। तो जो आपका इसमें चार ऑप्शन जो दे रखे हैं य, स, ल और झ, तो इसमें जो आपका पार्श्विक व्यंजन है वह आपका है ल। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका वह आपका पार्श्विक व्यंजन है। एक चीज और यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंतर्गत आपके अर्धस्वर और जो होते हैं इसमें आपका य दे रखा है, इसके साथ साथ जो अर्धस्वर होता है य और व, ये आपके अर्धस्वर होते हैं। और जो आपका झ होता है इसका जो आपका यह इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह तालव्य होता है, और यह आपका सघोष और महाप्राण भी होता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो आपके ऑप्शन थे इनमें से आपका जो ल है वह आपका पार्श्विक व्यंजन है, जबकि यह और वह आपकी अर्धस्वर होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यह किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला ऑप्शन है आपका ज और ञ, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आधा ज और ञ, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी ज और ध, और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका ज और ञ। तो जो आपका ज्ञानी जो शब्द होता है वह आपका आधा ज प्लस जो आपका आधा न होता है, इससे मिलकर आपका ज्ञानी बनता है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि जो जो वर्ण होता है वह आपका आधा ज और आपका जो अनाश होता है जो जारंडा के बाद जिसे हम चूड़े मैया भी कहते हैं वह आपका उससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आघोष वर्ण का चयन करना है इसमें से आपको, यानी कौन सा आघोष वर्ण है। मैंने अभी बताया था आपको सघोष या घोष वर्ण और आघोष वर्ण, तो इसमें आपको देखना है कि आघोष वर्ण कौन सा है। और यहां आघोष वर्ण की बात करने से पहले मैं बता दूं कि जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता वे आपके आघोष वर्ण होते हैं। और आघोष वर्ण आपके जो होते हैं वह जो आपके 5 वर्ग होते हैं उन पांचों के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है या दूसरा और पहला और दूसरा जो आपका वर्ण होता है वह आपका आघोष होता है। तो इसमें आपको बताना है पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है आपका ज, तीसरा ऑप्शन है आपका ह और डी ऑप्शन है आपका स। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको बताना है इसमें स। तो देखिए अ आपका हो गया स्वर। अब यहां बचते हैं आपके व्यंजन में ज, ह और स। तो इसके अंतर्गत जो आपका ज और ह आते हैं, यानी ज और ह, ज आपका जो आता है वह आपका च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग का ज तीसरा वर्ण होता है, जबकि आपके आघोष के अंतर्गत पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। तो आपका 2 ऑप्शन यहां से पहले हट गए अ और ज, एक बचता है आपका ह। तो जो आपका ह वर्ण होता है वह भी आपका सघोष के अंतर्गत आता है। सघोष में आपके तीसरे, चौथे और पांचवें यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा के साथ साथ आपका य, र, ल, व और ह वर्ण भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं।
तो यह भी आपका ऑप्शन हट जाता है। अब इसके अंतर्गत एक ही ऑप्शन बचता है, वह बचता है आपका स। तो आप अब इसमें से अघोष वर्ण का चयन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन है आपका डी, यानी इसमें विकल्प डी इसका आपका उत्तर सही है, क्योंकि इसमें आपका जो स है होता है वह आपका अघोष वर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए के उच्चारण स्थान का नाम है, यानी ए को हम किस, यानी उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। पहला ऑप्शन है आपका तालव्य, दूसरा है दंत्य, तीसरा ऑप्शन है आपका कंठोष्ठ्य, डी ऑप्शन है आपका कंठ तालव्य। तो शायद पहला या दूसरा ही प्रश्न था इसमें आपका ए के उच्चारण स्थान के बारे में पूछा गया था। तो मैंने दो वर्ण ऐसे बताए थे जिनका उच्चारण स्थान आपका कंठ तालव्य होता है, ए और ए। यानी यहां देखिए इसको, ए और ए जो आपके वर्ण होते हैं ये आपके, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठ तालव्य होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओम किस प्रकार का स्वर है, यानी ऊ जो होता है वह किस प्रकार का स्वर है। पहला ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम विव्रत, नेक्स्ट है आपका अग्र संवृत, नेक्स्ट है आपका अग्र विव्रत और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम संवृत। तो जो आपका ऊ यानी बड़ा ऊ जो आपका होता है वह भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्च संवृत स्वर होता है। तो पश्च संवृत स्वर के अंतर्गत आपके, यहां बता दूं मैं आपको, एक आता है आ, नेक्स्ट ऊ, नेक्स्ट आएगा ऊ और ओ और आ, यानी ये आपके सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यहां एक चीज और मैं बताता चलूं कि जो अग्र स्वर होते हैं, अग्र संवर स्वर, इसके अंतर्गत आपके ई, ए और ए, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं जो पश्च समृद्ध जो था वो मैंने आपको बता दिया है, जो उ होगा वह आपका पश्च समृद्ध स्वर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, यानी वे अक्षर जो हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन अक्षरों को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा, जिसमें स्वर, यानी ऑप्शन है आपके सामने स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि और व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है तो वे आपके स्वर होते हैं, यानी स्वर वे अक्षर होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या लिखा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन पहला आपका सही उत्तर होगा, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो वे शब्द जिनके अंत में अ आता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। जैसे आपका बालक,
बालक एक शब्द हुआ तो उसके अंतर्गत जो पीछे बालक, तो ये जो शब्द हुआ इसमें आपका अ आएगा, बालक, तो इसमें अ शब्द की भी आवृत्ति है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग क्या है, यानी जो आपका अंग और अह जो होता है वह आपकी हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके व्यंजन होते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपके अयोगवा होते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यह आपके जो अनुस्वार और अनुस्वार और जो आपके विसर्ग होते हैं वे आपके अयोगवा होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका इसमें सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अयोगवा। यानी जो विसर्ग और अनुस्वार होते हैं वे आपके अयोगवा होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए और ना, जो चूल जिसे हम बोलते हैं, ये चार ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका स्वर नहीं है। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है वह आपका स्वर नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। जो आपका ण्य जो इसे हम बोलते हैं, जो आपका च वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, जो कि आपका व्यंजनों के अंतर्गत आता है, तो यह आपका स्वर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। अब इसमें आपको बताना है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको पहचानना है कि पूर्ण विराम कौन सा है। अल्पविराम दे रखा है, कॉमा दे रखा है, और आपका एक बार जो आश्चर्यवाचक जो विराम चिन्ह होता है वह दे रखा है, और आपका एक पूर्ण विराम दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसमें आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? यानी हंस पद एक विराम का नाम होता है, वह किसका नाम है? पहला ऑप्शन है आपके सामने अल्प विराम का, दूसरा ऑप्शन है आपका त्रुटि विराम का, तीसरा ऑप्शन है आपका लूप विराम का, और डी ऑप्शन है आपका पूर्ण विराम का। तो जो हंस पद होता है वह किस विराम का दूसरा नाम होता है? तो इसमें आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन 20 का ऑप्शन सही है, जो आपका त्रुटि विराम होता है। अगर हमसे आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राम स्कूल जाता है, लिखना चाहते हैं लेकिन हम लिख देते हैं राम जाता है। अब हमसे यहाँ पर त्रुटि हो जाती है, हम यहाँ पर स्कूल को भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पर एक साइन लगाकर इस जगह पर हम साइन लगाएंगे। ये मैं यहाँ अलग से बता दूं आपको, यह जो आपका होता है यह आपका जैसे हम त्रुटि विराम कहते हैं, ऊपर की तरफ यानी नीचे खुला हुआ और ऊपर की तरफ ये चोंच होती है, यह आपका त्रुटि विराम होता है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कोई गलती हो जाती है यानी त्रुटि हो जाती है तो उसको संभालने के लिए या उसको सुरक्षित ठीक करने के लिए अब यहाँ हम स्कूल लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका त्रुटि विराम, और त्रुटि विराम को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम हंस पद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बालक स्कूल से कब गया? मैं उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब आपको
यहां पर यह देखना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको बताना है कि इसमें से उचित विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग हुआ यहां पर। तो इसमें देखिए, बालक स्कूल से कब गया, तो यह आपका जो बनता है, यह आपका एक प्रश्नवाचक शब्द बनता है। हमेशा ध्यान रखें, जहां पर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द आपके किसी भी सेंटेंस में दिखाई दें, वाक्य में दिखाई दें, वह आपका प्रश्नवाचक विराम उस जगह पर लगेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क यहां पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब बात आती है कि जो आपके अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि इनमें से महाप्राण नहीं है। तो यहां मैं बता दूं कि जो आपके 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां जो अक्षर होता है वह आपका अल्पप्राण होता है, तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा अक्षर होता है वह आपका महाप्राण होता है। तो अब आपको ऑप्शंस में से इसमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ख। तो जो ख है आपका, वह आपका होता है महाप्राण, जबकि इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा महाप्राण नहीं है। तो ख जो होता है, ख आपका क वर्ग का है और क वर्ग के अंतर्गत यह दूसरा अक्षर होता है, जब और दूसरा और चौथा आपके महाप्राण होते हैं। बी ऑप्शन है आपका घ। तो महाप्राण आपका घ भी होता है, क्योंकि यह आपका क वर्ग का चौथा वर्ण होता है, इसलिए यह भी आपका महाप्राण हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इसमें ज। हाँ, ज जो शब्द होता है, वर्ण जो होता है, वह आपका महाप्राण नहीं होता, वह आपका अल्पप्राण होता है, क्योंकि यह आपका जो ज होता है, च वर्ग के अंतर्गत तीसरा वर्ण होता है, यानी च के बाद आपका आता है छ और छ के बाद आता है आपका ज, तो यह आपका तीसरा वर्ण होता है। इसलिए इनमें से जो आपका जो महाप्राण नहीं है वह ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर होगा, और झ आपका भी महाप्राण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तो आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाक्य के प्रारंभ में, दूसरा है वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है उसके बाद हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। आप थ्योरी को 1-2 बार पढ़िए, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी बार हो सके उतनी थ्योरी न पढ़ के उससे कई गुना ज्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करें, उनको बार बार देखें और ऐसे वीडियोस अवश्य देखें या ऐसे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें जहां पर क्वेश्चन का आंसर विस्तृत रूप से दिया हुआ हो, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है न होकर आपके विस्तृत रूप से उत्तर दिए गए हों। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। आप थ्योरी पढ़िए, कोई बुराई नहीं, थ्योरी जरूरी है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ मैं कहूंगा आप 2 से 3 गुना उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। जो हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा जो आपका विराम चिन्ह प्रयोग होता है वह कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है आपका अर्धविराम, दूसरा ऑप्शन है आपका अल्पविराम, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका त्रुटि विराम और डी ऑप्शन है आपका लोप निर्देश। तो जो आपका जिसे हम कहते हैं अल्पविराम, जो अल्पविराम होता है कि जब हमें थोड़ा सा कहीं पर रुकना होता है, यानी ठहराव होता है आपका, जहां पर हमें पूर्णतः ठहरना होता है वह तो होता है आपका पूर्ण विराम, लेकिन हमें कहीं थोड़ा सा रुकना होता है उस जगह पर हम लगाते हैं अल्प विराम। तो जो अल्प विराम का जो साइन होता है वह यहाँ पे एक बार देख लीजिए
जो अल्पविराम का साइन होगा वो ऐसे करके होता है, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। तो यह होता है आपका अल्पविराम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा कि हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक जो विराम का यूज किया जाता है वह विराम होता है आपका अल्प विराम। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं वे आपके 5 होते हैं, मैं उनको बाद में बताऊंगा, और वे पांचों एक वर्ग के होते हैं। तो उससे पहले यहां आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका ज, दूसरा ऑप्शन है आपका र, तीसरा ऑप्शन है ह, और लास्ट ऑप्शन है आपका स वाला षटकोण वाला श। तो इनमें आपका कौन सा व्यंजन, यानी 4 व्यंजन दे रखे हैं, चारों व्यंजनों में से कौन सा आपका स्पर्श संघर्षी है। आपके जो स्पर्श संघर्षी होते हैं वो आपके 5 वर्ण होते हैं, यानी जो 5 व्यंजन होते हैं, और वे आपके च वर्ग के जो आपके वर्ण होते हैं वे आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो च वर्ग के होते हैं उसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए यानी ज जो है वह आपका च वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी च, छ, ज और जो आपका होता है, तो यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यानी जो च वर्ग होता है, च वर्ग को हम आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। यानी उद्धरण चिन्ह जो होता है आपका, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है आपका जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, और लास्ट ऑप्शन है आपका जब योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो जो आपके उद्धरण चिन्ह होते हैं, यानी जो कोटेशन मार्क जो आपके होते हैं इस प्रकार से, वो तब उनको प्रयोग किया जाता है जब हम किसी की कथनों को, किसी के वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि जब किसी कथन को या किसी वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा। यानी यहां पर आपका आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, किसी चीज को देखकर जब मन में आश्चर्य या एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है तो उसको व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उस चिन्ह को आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सी ऑप्शन, जिसे हम जो आपका ऑप्शन सी है जिसे हम आश्चर्यबोधक या फिर हम जिसे हम विस्मय बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं, इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है आपका। ये जो साइन होता है आपका, जो मैंने इससे पहले भी प्रश्नों में बताया था, आश्चर्यबोधक या जो आपका किसी चीज में विस्मय जो पैदा करते हैं उनके अंत में यह आपका विराम, जो विराम होता है वो आपका लगता है, यानी ये चिन्ह होता है यह आपका लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। यानी हिंदी वर्णमाला में आपके कितने व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को आपको बताना है। तो जो आपके पहला ऑप्शन जिसमें आपको दे रखा है 32 32, नेक्स्ट ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है आपका 33, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 36। तो जो आपके जो व्यंजन होते हैं वे व्यंजन आपके 33 यानी 33 होते हैं, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, यानी जो आपके 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इसके हिसाब से आपके हो जाते हैं वो 25 तो आपके वे हो गए। इसके अलावा आपके जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके साथ साथ आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं प्लस 4,
इनको हम टोटल करेंगे तो ये आपके 33 आपके व्यंजन निकल कर आते हैं, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 33। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में उप विराम चिन्ह कौन सा है, यानी आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस में आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा आपका उप विराम चिन्ह है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जहां पर आप विसर्ग टाइप आप किसी भी सेंटेंस के बाद या किसी नाम के बाद, जैसे आपने देखा हुआ कि जो नाटक होते हैं या जो एकांकी होती हैं उनमें क्या होता है कि मान लीजिए हम कहें कि छात्रों और अध्यापक के बीच कोई आपका वार्तालाप चल रहा है, तो पहले मान लीजिए कि अध्यापक पूछते हैं किसी से, तो अध्यापक, तो इसके बाद यहां जो आपका जो चिन्ह लगा होगा उसे हम आपको विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अब अध्यापक यहां पर कहें, किसी छात्र से कह रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो छात्र आपका उत्तर दे, यहां पर छात्र के बाद जो आपके चिन्ह लगेंगे जिसे हम आपका उपविराम चिन्ह कहेंगे, तो मैं ये हूं या वो हूं, तो ये आपके जो चिन्ह होते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये आपके विराम चिन्ह उपविराम चिन्ह होता है। तो ये थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप थ्योरी एक बार दो बार जरूर पढ़ें, लेकिन थ्योरी के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास जरूर करते रहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके सामने पेपर में आपके लिए थ्योरी नहीं होती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने कंफ्यूजन वाले होते हैं और उनमें से आपको छांटकर उत्तर देना होता है। इसलिए अधिक से अधिक आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होने हैं उनका अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।